हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हीट को हम कंप्लीट करेंगे आज। हीट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं तुम्हें फिर बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों टेम्परेचर की बात करने के साथ साथ हम हीट ट्रांसफ़र पर पहुंचेंगे और लास्ट में अपन कैलोरीमेट्री और इन सब के बारे में बातें करेंगे। स्पेसिफिक हीट और ये हीट रिक्वायर्ड इन सब की बातें अपन करेंगे इस लेक्चर में। तो देखेंगे ज़रा स्क्रीन पर। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं अपन। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में कूलिंग और कोल्डनेस या फिर हॉटनेस को समझाने के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है बच्चों, ये याद रख लेना। मतलब क्या है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये टेम्परेचर से एसोसिएट किया जाता है या डिफाइन किया जाता है ना। फिर द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये तो अपन को पता ही है कि भैया अगर हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में अगर मैं या कंटेनर मान लेते हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड अपन फिल कर देते हैं। यहाँ पर एक अलग टाइप का लिक्विड है और यहाँ पर एक अलग टाइप का लिक्विड है। थोड़ी देर बाद हमें इसी बॉक्स के अंदर जो लिक्विड मिलेगा वो इन दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर इस तरीके से है कि T2 बड़ा है T1 से, कलर से पता चल रहा है। तो यहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का क्या होगा बेटा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं हीट ट्रांसफ़र, जो T2 से T1 की तरफ जाएगा। लास्ट में हमें एक नया T मिलेगा जो कि T2 से T1 की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है भैया। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है बच्चों, केल्विन होती है। और मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, यही फंडामेंटल यूनिट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो हम देखते हैं इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 तो क्या आ गया, टेम्परेचर इज द वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी विद डायमेंशन थीटा। ठीक है भैया। डायमेंशन क्या होती है, जैसे मास की एम होती है, लेंथ की एल होती है, टी की टेम्परेचर टी की टाइम की टी होती है, वैसे केल्विन की जो होती है या टेम्परेचर की जो होती है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं M0 L0 T0 और थीटा 1, अगर केवल टेम्परेचर की अपन बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों। कोई परेशानी वाली बात किसी को, मिटा दूँ इसको तो अब। ठीक है ना। अगली लाइन पढ़ो जल्दी से बच्चों, क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी राइज्ड विदाउट लिमिट, इट कैन नॉट बी लोवर्ड विदाउट लिमिट, और थ्योरेटिकली लिमिटिंग लो टेम्परेचर इज टेकन टू बी जीरो फॉर द केल्विन स्केल। मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को विदाउट लिमिट राइज कर सकते हैं और विदाउट लिमिट इसको कोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है, जो कि क्या है बच्चों हमारे लिए यहाँ पर केल्विन स्केल है, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ, द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव्ड इन लेबोरेटरी 10 to the power 8 केल्विन, जो कि फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर से मिला था, जिसकी 10 to the power 8 केल्विन ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है 10 की पावर -8 केल्विन, ये है बच्चों न्यूक्लियर स्पिन कूलिंग के अंदर मिला है। ये केल्विन स्केल के अंदर है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट केल्विन है। याद रखोगे बच्चों, हाईएस्ट टेम्परेचर गेन कितना हुआ था बच्चों, रीडिंग कितनी ली गई थी 10 to the power 8। इससे ज़्यादा तो बच्चों क्या ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों अगली लाइन पढ़ो। लोअर पॉइंट भी मैंने तुम्हें बता ही दिया। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ था, टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन इज 10 to the power 7। मतलब क्या है कि हाईएस्ट टेम्परेचर हमने जो गेन करा है उसमें 10 की पावर 7 केल्विन जो है वो सन की कोर के बीच में होता है। मतलब सन के अंदर सेंटर पे जो है, कोर के अंदर जो है टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, इतना हाई होता है 10 to the power 7 केल्विन, और इसकी सरफेस पे कितना होता है बेटा 6000 केल्विन। समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है बेटा, 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट और 310.15 केल्विन। ये है बच्चों ह्यूमन बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर। फिर आता बच्चों एनटीपी और एसटीपी की अगर मैं बात करूँ तो एनटीपी और एसटीपी मतलब होता है बच्चों न्यूट्रल टेम्परेचर पॉइंट, या फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों स्पेशल, या फिर अपन इसमें स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तब ये बातें अच्छे से समझ में आएगी अपन को। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि रेफरेंस पॉइंट लेना था तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0, फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है 273.15 273.15 केल्विन। ये हमारे पास एनटीपी और एसटीपी पर बताया जाता है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वो पॉइंट होता है जिसमें वाटर इक्वल स्टेट में रहता है, जैसे 0.01 सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, या फिर प्रेशर 4.6 mm ऑफ Hg। ये बच्चों प्रेशर का मैंने तुम्हें बताया ना, रो जी एस से निकाला जाता है। ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होता है, सेल्सियस के अंदर क्या होता है और केल्विन के अंदर क्या होता है, ये हमें दे रखा है। ये बच्चों इसका लोअर पॉइंट है और इसका अपर पॉइंट है ना, दिख रहा है बच्चों। लोअर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और अपर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट देखो बच्चों,
एक्चुअली में ये 273.15 केल्विन होता है बच्चों एक्चुअली में, लेकिन फिर भी अपन 273 अप्रोक्सीमेट लेते हैं। फिर आते बच्चों आगे अपन स्केल दे रखी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन, है ना बच्चों। इनके लिए हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये ज़्यादा प्रचलित रहती है, जिसका लोअर जो फिक्स पॉइंट होता है या अपर फिक्स पॉइंट जो होता है ये हमारे पास गिवन है। 0 सेंटीग्रेड के लिए तो 0 लोअर फिक्स पॉइंट होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है। दोनों के बीच में डिवीजन कितना है बच्चों? 100 का है। 100 का डिवीजन और किस किस में बच्चों? केल्विन में भी है। दिख रहा है तुम्हें अच्छे से? बिल्कुल सही है। और फ़ारेनहाइट में कितना है डिवीजन बच्चों? 180 का डिफरेंस होता है। कितना होता है बेटा? 180 का डिफरेंस होता है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कि अगर मुझे किसी का भी टेम्परेचर निकालना है, किसी में भी चेंज करना है, तो रीडिंग इन एनी स्केल, किसी भी स्केल में अगर मुझे रीडिंग निकालनी है तो वो यहाँ पुट कर दो। मान लो x है। अब किसी दूसरे में चेंज करनी है तो लोअर फिक्स पॉइंट उसका मुझे पता होना चाहिए और एक अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। यहाँ से मुझे क्या निकलेगा बच्चों? एक्चुअल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैंने बोला है कि 273 केल्विन किसी का टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका मतलब ये तीनों टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस वैल्यू अलग अलग दे रखी है। मैंने तुम्हें बताया ना फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल, ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे सेंटीग्रेड की बात करता हूँ तो C-0, क्योंकि सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट कितना बच्चा? 0 है। और इनका जो डिवीजन है वो कितना? 100। डायरेक्ट 100 का माइनस डायरेक्ट 100 लिख सकता हूँ मैं। अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है ना बच्चों, याद रख लोगे। तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जा सकता है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, और ये रूमर को भी किसी में भी चेंज किया जा सकता है। एक्चुअली में अपन अधिकतर क्या यूज़ करते हैं बच्चों? सेल्सियस और केल्विन स्केल याद करते हैं। और ये क्या माना जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सेम ऑन सेल्सियस एंड केल्विन। एक्चुअली में इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये भी 100 है और ये भी कॉमन डिफरेंस 100 है। मतलब इनका नंबर ऑफ डिवीजन कितना बच्चों? 100 है। इसलिए अपन इसको कॉमनली मान सकते हैं। न्यूमेरिकल करते समय इन दोनों की वैल्यू सेम भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। चलेगा बच्चे? तो देखते हैं जरा आगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा दे रखा है। क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, मान लो कोई नया साइंटिस्ट आ गया है ना, तो उसने नया स्केल दे दिया, द कोल्ड W स्केल, जिसका नाम दे दिया बच्चों W स्केल। W कुछ भी हो सकता है बच्चों ना, जिसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भी क्या होता है? देखो यहाँ पर दिया हुआ ना बच्चों स्क्रीन पे, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअर फिक्स पॉइंट और बॉइलिंग मतलब होता है अपर फिक्स पॉइंट, है ना। ये दो ऐसे फिक्स पॉइंट होते हैं जहां पर ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, इसलिए फ्रीजिंग और बॉइलिंग हमारे पास फिक्स पॉइंट मिल चुका है। इसके बीच में इनका स्टेट सेम रहता है। ओके बच्चों, तो जरा देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आर 39, मतलब लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास? 39 डिग्री W, है ना। और अपर फिक्स पॉइंट कितना दिया हुआ बच्चों हमारे पास? 239 W। अगर इन दोनों का मैं डिवीज़न निकालता हूँ बच्चों, क्या निकालता हूँ बेटा? डिवीज़न, तो कितना आएगा बेटा? 200 आ रहा है डिवीज़न, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल कोरोस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं तो C-0/100 बराबर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है बेटा? F माइनस, मतलब W आएगा यहाँ पर, W माइनस 39 डिग्री डिवाइडेड बाय 239 माइनस 39। देखो ना बच्चों, इस वाले फॉर्मूले में क्या दिया हुआ? अगर फ़ारेनहाइट होता तो अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट नहीं है, यहाँ W एक नई स्केल है तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सही है। C की वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों 39, नीचे चल रहा है बच्चों 100, W को W रहने दो, 39 चल रहा है और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 200 से ये 100 अगर कैंसिल आउट होता है तो 39 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ W माइनस 39 चल रहा है, 39 को वहाँ भेज देंगे तो हमारे पास 39 इंटू 3 हो जाएगा आंसर। तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 2 1 1, तो 117 डिग्री वॉट या W, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें अलग अलग स्केल की बात करें बच्चों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तो हमें आता ही है, कोई नई स्केल दे दे तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसका बस हमें क्या पता होना चाहिए? लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा दे रखा है कि मरकरी जो है मरकरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है, कितनी स्केल तक ये मेजर कर सकता है। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, माइनस के 37 डिग्री से लेकर, किसमें बच्चों? माइनस के 37 डिग्री, सॉरी माइनस के 30 डिग्री से लेकर 357 प्लस के 357 डिग्री तक ये मेज़र करता है। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके
357 डिग्री सेंटीग्रेड। और माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस से पहले 0 आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर आएगा 357, मतलब 357 में 30 जुड़ेंगे, मतलब इतना रेंज तक ये मेज़र कर सकता है। तो 783 387 तक की रेंज ये मेज़र कर सकता है। तो 260 भी आ गया, 100 भी आ गया, 360 भी आ गया और 500 गलत। तो उसका मतलब हमारा आंसर ए बी सी तीनों होना चाहिए, लेकिन हमें तो मैक्सिमम निकालना ना बच्चों, कितना मेजर कर सकता है। तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में देखा जाए तो 357 आया, लेकिन अपन 360 को 357 से बड़े ही मानेंगे, तो हमारा ऑप्शन ये गलत होगा। लेकिन बच्चों तुमने नोटिस करा होगा माइनस का 30 को पहले 0 में आएगा तो एक रेंज तो ये भी आ गई और एक रेंज आ जाएगी बच्चों 357, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो टोटल रेंज हमें मिल जाएगी। तो मरकरी थर्मोमीटर कितना मेजर टेम्परेचर कर सकता है बच्चों, कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है? 387 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रेंज इसमें मेजर किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे दिया हुआ बच्चों। आई होप कि पिछला वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। हो सके तो वीडियो पॉज करके तुम भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिया हुआ बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज़ दे रखी है ना बच्चों। क्या दे रखी है देखो जरा, कि हमारे पास सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इनटू द बॉइल वाटर बच्चों, है ना। बॉइल वाटर के अंदर हमने डिग्री सेंटीग्रेड 2 थर्मामीटर ले लिए बच्चों, है ना। अब थर्मामीटर है तो उसका शेप भी बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक थर्मामीटर ये ले लिया बच्चे और एक थर्मामीटर मैंने ये ले लिया, और ये जो है अलग अलग कलर से फिल कर देता हूँ बच्चों इसको मैं, ठीक है ना। ओके ठीक है बच्चे, और यहाँ पर बॉइल वाटर है तो मैं रेड कलर का वाटर ले लेता हूँ, ठीक है। और तुम चाहो तो इसका कलर फिर से चेंज कर सकते हो। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ पहले कि डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र कर रहा है और ये डिग्री फारेनहाइट में मेज़रमेंट कर रहा है, जो कि किस में बच्चों, बॉइल वाटर में, है ना बच्चों। अपन ने इसको क्या कर रखा बच्चों, डिप कर रखा है, ढाल रखा है। फिर अपन को क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, ज़रा देखो नोटिस करो बच्चों, द वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड, सही बात है बच्चों, वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140 डिग्री। तो मतलब फारेनहाइट पर रीडिंग कितनी है, 140 डिग्री। तो सेल्सियस पर कितनी आएगी, 100% यही पूछा होगा, बिल्कुल सही है। तो बच्चों सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन लगाएंगे हमारे पास यहाँ पर 100 बराबर F-32 डिवाइडेड बाय 180। ये पता है तुम्हें कहाँ से निकला ये फॉर्मूला, ये देख लो एक बार अच्छे से, मैंने तुम्हें बता दिया डिवीजन से निकाल लोगे। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को कल सॉल्व करने के लिए C की वैल्यू दे रखी है, तो F की वैल्यू है 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इंटू में 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलेगा बच्चों। तो 140 में से 132 माइनस करेंगे तो 108 आ गया। यहाँ पर चल रहा है बच्चों 180 इंटू 100, 10 से 10 एक बार कैंसिल कर दो, और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 2 6 12, तो मतलब 60 समथिंग आ रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, पक्का ना बच्चों। तो इस तरीके से बड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन दे रखा है कि बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, लेकिन फारेनहाइट स्केल दे रखी है तो सेंटीग्रेड में चेंज कर दो। केल्विन और सेंटीग्रेड की बात करते हैं तब भी अपन कर सकते थे क्या ऐसा क्वेश्चन, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें अब छोटी सी जानकारी दे देता हूँ बच्चों कि तुम्हें बस इतना सी स्केल याद होनी चाहिए, ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हमें सबका पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना बच्चे। तो तुम इस तरीके से किसी की भी स्केल को आपस में चेंज कर सकते हो, डिग्री को सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है ना बच्चों। डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या सेल्सियस बोलो, बात एक ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बात करते हैं, देखते हैं जरा थर्मल एक्सपेंशन की। किसकी बात करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन तुम्हें याद है बच्चों, एक लाइन तुमने सुनी होगी बच्चों, हथौड़ा गर्म है, हथौड़ा गर्म है ना, सॉरी हथौड़ा कैसे गर्म हो सकता है, लोहा गर्म है, याद है बच्चों, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ऐसा क्यों बोला जाता कहावत बच्चों, क्योंकि बच्चों लोहे को हम बैंड आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन लोहे को जब गर्म कर दिया जाता है तो उसको आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। तो क्यों, क्योंकि लोहे को गर्म करने से उसको जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है ना बच्चों, जो फोर्स उनके बीच में लगता है वो ब्रेकिंग नेचर में आ जाता है, जिसकी वजह से अपन थोड़ा सा भी फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप को चेंज कर लेता है। मतलब उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चे, डिफॉर्मेशन आ जाता है। और डिफॉर्मेशन मतलब होता है उसमें या तो आ सकता है बच्चे चेंज इन लेंथ आ सकता है, चेंज इन एरिया आ सकता है, चेंज इन वॉल्यूम आ सकता है। समझ में आया बच्चे। तो इस तरीके से हम डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो यही चीज़ बच्चों अगर टेम्परेचर देने से आ रही है, गर्म करने से आ रही है,
तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाली चीज़ें। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल एक्सपेंशन। ये अपन रेजिस्टिविटी में भी बात करेंगे कि कैसे थर्मल एक्सपेंशन उस पर काम करता है। क्या अपन आगे चल सकते हैं? तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन मैंने तुम्हें समझा दी, यही चीज़ इस पर लिखी हुई मिलेगी। तो थर्मल एक्सपेंशन इज द मिनिमम केस ऑफ द सॉलिड बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम इन सॉलिड बट मिनिमम इन गैस। मतलब क्या लिखा हो बच्चों? फर्स्ट लाइन पढ़ो। थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड के अंदर तो क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है, और गैस के अंदर क्या होता है बच्चों? मिनिमम होता है ना, क्योंकि बच्चों गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है, तो आसानी से उसको गर्म करके फैलाया जा सकता है, जबकि सॉलिड में ज़्यादा होता है, इसलिए अपन इसको फैला नहीं सकते, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सीधी सी बात है सॉलिड बॉडी के लिए। सेकंड लाइन क्या देखिए, सॉलिड कैन बी एक्सपैंड इन वन डायमेंशन लीनियर एक्सपेंशन, या फिर टू डायमेंशन मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर अपन बात कर सकते हैं एरियल। एरियल मतलब एरिया बढ़ा के, या फिर थ्री डायमेंशन का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वाइल लिक्विड एंड गैस यूजुअली सफर चेंज इन वॉल्यूम ओनली, मतलब लिक्विड और गैस केवल वॉल्यूम में एक्सपेंड करते हैं, जबकि सॉलिड जो है वो लीनियरली, टू डायमेंशनली या फिर थ्री डायमेंशनली एक्सपेंड हो सकता है। तो मैं लीनियर की बात करूँ, ये बच्चों मान लो बिफोर हीटिंग वाली कंडीशन है। जैसे तुमने इसको हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, हीट देने का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर कभी देते नहीं, हीट देते बच्चों। तो टेम्परेचर राइज करने मतलब पहले इसका टेम्परेचर मान लो T था, अभी टेम्परेचर राइज हो गया, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों? जो टोटल लेंथ थी ना L नोट, उसमें से टोटल चेंज इन लेंथ बढ़ गई है, तो उसको मैंने नाम क्या दे दिया बच्चों? L लेंथ इसके अंदर इंक्रीज हो चुकी है। यही 2D होता तो बच्चों एरिया देख लो। यहाँ पर एरिया के लिए बात करें तो A बराबर A नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। मैं बताऊँ बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दिख रहा तुम्हें, कि जो टोटल एक्चुअल लेंथ हमें मिलती बाद में, तो इनिशियल लेंथ 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, और एल्फा डेल्टा थीटा को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ L नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा थीटा या डेल्टा टी एक्चुअली में बताते किसको है? ये बताते बच्चों चेंज इन टेम्परेचर को। किसको बताते बच्चों? ये हमें बताते हैं चेंज इन टेम्परेचर। किसको बताते बेटा? चेंज इन टेम्परेचर को। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, तो अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा जो है ये थर्मल कांस्टेंट है बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट कहलाता है, जो कि लीनियर वाला है। कौन सा बेटा? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट कहलाता है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है ना, इसे अपन बोलते हैं बेटा रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना बच्चे? तो थर्मल लीनियर कोफिशिएंट और रेखीय प्रसार गुणांक अपन को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है ना भैया? चलेगा, आगे चल सकते हैं अपन। ठीक है बच्चे, तो एरिया के लिए बात करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? A नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिखो या डेल्टा थीटा लिखो, तुम्हारी इच्छा जो इसमें लिखो। तो एरिया निकालने के लिए जब तुम इसमें, अगर इसकी L नोट है, ये भी L नोट है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चे? एक्चुअल पहले वाला L नोट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो तुम इसको चाहो तो सॉल्व करके देखना बच्चों। A बराबर तुम्हें पता है A नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है ना, बीटा डेल्टा टी, ये डेल्टा हटा दो यहाँ से, तो A नोट की वैल्यू तो L नोट का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा हमारे पास पहले से मौजूद है, और यहाँ पर L स्क्वायर चल रहा है ना। तो इस वाले केस में जब ब्रैकेट खोलते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 11th में तुमने पढ़ा होगा। मुझे सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो होती है वो 2 अल्फा के बराबर आती है लगभग। किसके बराबर आती है बेटा? 2 अल्फा के। जरा देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल गया है बच्चों कि ये L नोट की जो वैल्यू है, L नोट की वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाइनोमियल कहता है कि पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको इससे कंपेयर करो कि बीटा डेल्टा थीटा बराबर 2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2 अल्फा। इसी प्रकार वॉल्यूम की बात करते हैं तो गामा आता है थर्मल एक्सपेंशन, जो कि 3 अल्फा के बराबर होता है बच्चों। इसमें कंपैरिजन करते हैं ना, तो अपन किसके बराबर आता है? इसका आंसर 3 के बराबर, क्योंकि बच्चों इसमें भी बाइनोमियल लगाओगे, तो तुम्हें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तो चीज़ समझानी थी, वो ये थी कि भैया बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर होता है, और गामा जो है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। और अगर मैं अल्फा, बीटा और गामा का रेशियो निकालता हूँ, तो अल्फा रेस टू 2 अल्फा रेस टू 3 अल्फा, जो कि 1:2:3 मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? पक्का? तो थर्मल एक्सपेंशन इतना है बच्चों हमारे पास, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा की बात होती है। ये आता है बच्चों लीनियर के लिए, ये आता है बच्चों एरिया के लिए, या सुपरफिशियल, ये आता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक के लिए। चलेगा बच्चे? आया नहीं आया बच्चों? बिल्कुल सही है। अगर मैं बच्चों इसी के अंदर एक छोटी सी बात और कर दूँ तुम्हारे लिए,
छोटी सी बात, मतलब अगर इसकी डेंसिटी में भी कुछ चेंज आ जाए तो डेंसिटी में चेंज आने का मतलब रो बराबर रो नोट 1, मतलब पहले तो v का फॉर्मूला हमें पता है, v बराबर v नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सही बात है कि नहीं है? अब मुझे डेंसिटी में चेंज करना है तो यहाँ पर मास का डिवाइड, यहाँ पर भी मास का डिवाइड करूँगा, तो ये हो गया बच्चे रो, और ये हो गया बेटा रो नोट, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बोलो हाँ, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर रो बराबर रो नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 हो जाएगी क्या? तो रो बराबर रो नोट, अगर इसमें भी बाइनोमियल लगाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट होती है ना, इसलिए बाइनोमियल इतना ही लगाया जा सकता है, तो पावर आगे आ जाएगी गामा डेल्टा टी ये मिल जाएगा। तो ये किसके लिए बच्चों? ये थर्मल एक्सपेंशन है वॉल्यूमेट्री के लिए। जब डेंसिटी की बात हो, डेंसिटी में कितना चेंज आया, पहले एक्चुअल डेंसिटी कितनी थी और टेम्परेचर राइज करने के बाद डेंसिटी में क्या चेंज आता है, इस तरीके से कर सकते हो बच्चों क्वेश्चन। पक्का समझ में आया? सोच लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना बच्चे? हाँ, कवर करो इसको जल्दी से कवर करो बच्चों। 2 मिनट में आया। अगले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे बच्चों, मतलब अगले टॉपिक पर अपन चलेंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना? आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा बच्चों। अगला देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चल रहा है लेकिन बच्चों 100% तुम चीज़ें पढ़ के आए हो। अब थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब तुम्हें दिख रहा है बच्चों, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब द्वि धात्विक परत की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रिप की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो एक स्टील जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रास जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसका टेम्परेचर, ये तो रूम टेम्परेचर की बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्टील और ब्रास कुछ इस तरीके से बैंड हो जाता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है बच्चों? ये यूज़ होता है बच्चों स्विचिंग के अंदर। स्विचिंग मतलब जैसे मान लो रूम टेम्परेचर है तो स्विच हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो हमारे जो MCB वो अपने आप डाउन हो जाती है ना कभी कभी टेम्परेचर राइज होने पर। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसमें अपन थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें स्टील बार और ब्रास बार दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। स्टील और ब्रास, ब्रॉन्ज वाली बार जो भी है, ये दोनों एक दूसरों के साथ बैंड हो सकती है। बैंड होने की वजह से ये स्विच जो इसके साथ टच हो रखा है, वो बैंड की वजह से जैसे ही एक्सपेंड होगा ये फैलेगा। फैलने की वजह से क्या होगा कि ये स्विच अपने आप ही अलग हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रिप बार जो होगी बच्चों फैलेगी। समझ में आया? तो ये स्विच करने के लिए भी हमारे पास काम आता है, स्विचिंग ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो स्विच ऑफ अपने आप हो जाता है। ये वहाँ पर बाई मेटेलिक स्ट्रिप काम में आती है, ठीक है ना बच्चों? आया समझ में? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूँ, है ना, अब क्या होता है सिंपल पेंडुलम? जैसे मान लो ये हमारे पास पेंडुलम मैंने बनाया है, ठीक है ना बच्चे? तो पेंडुलम का ये क्या हो जाएगा बच्चों, बॉब है ना? बॉब समझते हो ना, बॉब द बिल्डर, वाह भाई वाह, ठीक है। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ तो ये इसकी जो लेंथ है ना, अभी तो L है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, L डैश हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो टाइम पीरियड है, अब तुम्हें टाइम पीरियड पता होगा 2 पाई रूट में L/G होता है, बोलो हाँ। तो T बराबर अगर 2 पाई है और G अगर ये पूरा कांस्टेंट ले लूँ तो क्या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि लेंथ के? मतलब लेंथ थोड़ी भी इंक्रीज होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर और पेंडुलम की बात करता हूँ तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाने की वजह से घड़ी धीरे चलने लग जाती है। अब घड़ी जब धीरे चलने लग जाती है बच्चों, तो हुआ क्या इससे? हुआ इससे कि जैसे गर्मी की अपन बात करें, अगर मैं गर्मी की बात कर सकता हूँ या फिर मैं बात करूँ बच्चों किस पर, समर में, तो समर में तुम्हें पता है टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इसकी वजह से लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम ज़्यादा इसका, इसीलिए ज़्यादा समय रहता है गर्मी में, दिन ज़्यादा बड़ा होता है। और यही बात बच्चों बात करूँ बच्चों सर्दी की, तो सर्दी के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे इसकी लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन है ना बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसकी वजह से टाइम जल्दी हो जाता है और रात जल्दी हो जाती है। एक्चुअली में दिन और रात का समय जो चेंज होता है वो तो किसी और से एसोसिएट होता है, लेकिन मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ, तो घड़ी अपने आप में कैसे एडजस्ट कर पाती है, तो वो इस तरीके से एडजस्ट कर पाती है कि कैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है और कैसे टेम्परेचर लो हो रहा है। लेकिन आजकल घड़ी जो हो रही है वो तो इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, पहले ही बात होती थी, इसलिए टॉपिक पुराने ज़माने की घड़ियों के लिए, जहाँ घंटा घर में काम आता है, ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये पढ़ के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा कि किस में काम आती सारी चीज़ें। क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड इज अननोन लेंथ। कॉपर रोड की लेंथ मुझे दे रखी है बेटा 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना भैया, और एल्यूमिनियम की रोड मुझे नहीं दे रखी, तो मैं इसको x मान लेता हूँ।
द इंक्रीजिंग इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इसकी जो इंक्रीजिंग लेंथ है ना कॉपर की वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है किसके, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, तो इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम, ये बात करनी बच्चों कि एल्यूमिनियम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम क्या मिलेगी अपन को, है ना बच्चों, क्या निकालना बच्चों, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ज़रा देखो मुझे पता चलेगा कि दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो ऐसे वाले केस में तुम्हें पता है बच्चों L बराबर L नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, याद है या नहीं? तो इसका मतलब L बराबर L नॉट प्लस L नॉट एल्फ़ा डेल्टा टी, ये मैं ब्रैकेट खोल दिया चलेगा। अब एक्चुअली में L बराबर L नॉट क्या यही डेल L था क्या बच्चों? तो डेल L का फॉर्मूला हमारे पास मिला क्या है कि डेल L जो है वो L नॉट एक्चुअल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर है। तो मैं एक चीज़ बता चुका हूँ बच्चों, इस वाले फॉर्मूले पर गौर फरमाओ कि डेल्टा L ऑफ कॉपर बराबर है डेल्टा L ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फ़ा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी बराबर है लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से तो डेल्टा टी कैंसिल आउट, मुझे ये निकालना है तो उसको नीचे डिवाइड कर दूँ बच्चे। तो लेंथ ऑफ कॉपर अल्फ़ा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम बराबर लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम हमें मिलेगा। ठीक है ना बच्चे, चलेगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए लेंथ ऑफ कॉपर तुम वीडियो पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करो बच्चों, ठीक है? वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अब देखो बच्चों ना, तुम्हारा आंसर चेक करना कि क्या आ रहा है। 2.2 इंटू 10⁻⁻5, ये तो पूरा इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और 17 दूनी 34 दूनी 68 मेरे ख्याल से ना, तो 68 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। मतलब तुम 4 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट तो हट चुका था बच्चों, तो 4 इंटू 17 तो हमारा आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। 6.8 मत लिख देना क्योंकि बच्चों पॉइंट से पॉइंट काट दिया था अपन ने। आगे समझ में, पक्का समझ में आया क्या? आगे चल सकते बच्चों अपन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे बच्चों, शायद 8वां क्वेश्चन होगा बच्चों हमारे लिए, ठीक है ना? तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड द स्टील आर α1 एंड α2, मतलब α1 जो है वो ब्रास का लीनियर एक्सपेंशन है और α2 जो है वो स्टील का लीनियर एक्सपेंशन है। रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतनीय प्रसार गुणांक, ये अपन ने अल्फा बीटा गामा को बोला था बच्चों पहले कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये रेखीय है, ये है बच्चों सुपरफिशियल या फिर सरफेस वाला, और ये बच्चों आयतन वाला है ना, ठीक है ना? ये बढ़ चुके हैं अपन। आगे देखो बच्चों, द लेंथ ऑफ द ब्रास ऑफ द स्टील रोड L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, जहाँ पर L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। वाह भाई वाह, मतलब L2 माइनस L1 जो है वो बच्चों क्या रहने वाला है बच्चों, कांस्टेंट रहने वाला है। इसने बोला मतलब टेम्परेचर में मैं बढ़ा भी क्यों ना दूँ, डेल्टा लेके क्यों ना आ जाऊँ, फिर भी ये कांस्टेंट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं अगर ऐसी बात है तो हमारे पास L वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बोलो हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं अगर L1 डैश की बात करता हूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि बच्चों मैं L नॉट तो नहीं बोल सकता क्योंकि इनिशियल लेंथ मुझे L1 दे रखी है, तो मैं L1 डैश बोल देता हूँ ना इसको, और L2 के लिए क्या बोलूँगा, L2 डैश बराबर L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करता हूँ, मतलब 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो L2 डैश माइनस L1 डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखो बेटा L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो L2 में से L1 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये तो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, और यहाँ से भी बेटा डेल्टा टी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1। और तुम्हें पता है बच्चों L2 डैश माइनस L1 डैश ये कांस्टेंट रहने वाला, क्योंकि बात पहले बोल दी भले कुछ भी हो, तो मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा कि इसको भी L2 माइनस L1 लिख दूंगा क्या, जिससे ये वैल्यू तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, जरा देख लो, बचा ये कि डेल्टा टी L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 बराबर 0 आ चुका है। ये 0 में भेज दो क्योंकि ये 0 के बराबर तो है नहीं, ठीक है ना बच्चे। तो L2 अल्फा 2 बराबर L1 अल्फा 1 के बराबर आ गया क्या,
तो इस वाले इक्वेशन में ये गलत हो गया है, ये सही है बी वाला, ये गलत है क्योंकि 1 2 2 1 आ रहा है, और ये गलत है। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? बी है। समझ में आया? पक्का? क्लियर है? आ गया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। इस तरीके से कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ो बच्चों। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों अपने अपने हिसाब से, और हो सके तो ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं तो हूँ ही करवाने के लिए। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल से दे रखा है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दे रखा, मतलब गामा दे रखा है बच्चों 5 × 10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स। बच्चों केल्विन इनवर्स क्यों होता है बताऊँ ये? देखो बच्चों हमारे पास L बराबर क्या था, L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब तुम पता है ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। 1 तो डायमेंशन लेस है ही, तो अल्फा डेल्टा टी भी डायमेंशन लेस होगा। लेकिन ये तो टेम्परेचर होता है, तो अल्फा डेल्टा टी अगर डायमेंशन लेस है तो अल्फा बराबर 1/Δt। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू केल्विन इनवर्स हो जाएगी क्या? तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक ही पे डिपेंड करते हैं अल्फा पे, तो बात खत्म होगी। इसलिए केल्विन इनवर्स अपन इसको लिखेंगे। मिटा दूँ अब तो? आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो गामा अपन को दे रखा था फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन। बच्चों फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों? रो की। और फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। मतलब पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ, फिर डिवाइड क्या हुआ। ये फ्रैक्शनल रेशियो कहलाता है, फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है ना। फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है बच्चों? अनुपातिकता प्रमेय या फिर अनुपातिक परिवर्तन की दर निकालनी है अपन को बच्चों, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ρ1 को मैं ρ0 बोल देता हूँ और ρ2 को ρt बोल देता हूँ। ρt क्यों बोला बच्चों मैंने? क्योंकि ρ0 तो क्या है बच्चों? बिफोर राइज इन टेम्परेचर बोल सकता हूँ बच्चों में। अरे 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 बिफोर राइज इन टेम्परेचर बोल सकता हूँ, और ρt आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। अगर मैंने बाद में टेम्परेचर राइज किया तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चले अपन आगे। तो हमें दिया क्या क्या है बच्चों? राइज इन टेम्परेचर दे रखा है डेल्टा टी, कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ हो बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड है और ये केल्विन में दिया हुआ है। तो मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी बच्चों, यहाँ पर शायद तुम्हें याद होगी, बता देता हूँ पीछे करके वापस। ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, सेल्सियस और केल्विन स्केल जो है वो सेम मानी जाएगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो भी बताते हैं यहाँ पर क्या है, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड 40 हमें दिया हुआ है, कितना बच्चों 40, तो यही केल्विन में भी अपन ले सकते हैं। आंसर शायद इससे जल्दी आ जाए। ठीक है ना, अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि बच्चों केल्विन में चेंज करूँगा ना इसको मैं, तो 40 + 273 करना पड़ेगा, जिससे हमारा समथिंग आंसर है ना 313 हो जाता है। तो इससे आंसर आएगा नहीं, ट्राई करके देख लेना तुम, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे इनकी स्केल सेम लेते हैं। अब दिया क्या क्या है उसके हिसाब से चले गए बच्चों अपन। तो मैंने तुम्हें रो वाली फॉर्मूला पहले ही बता दिया था ना बच्चों, रो बराबर क्या होता है, ρ0 1 माइनस आएगा इसमें गामा डेल्टा टी। माइनस क्यों आएगा ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है ना, तो रो निकालना है क्या है, ρ0 को मल्टीप्लाई कर दिया है ρ0 गामा डेल्टा टी। ठीक है, इसको वहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ, तो ρ0 गामा डेल्टा टी बराबर ρ0 माइनस रो। अब रो का डिवाइड कर दो इसमें, तो गामा डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, ρ0 माइनस रो डिवाइडेड बाय ρ0। तो फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला यही है क्या बच्चे? ये टेम्परेचर मान लो आफ्टर टेम्परेचर जितना राइज किया था अपन ने, तो मुझे यही तो निकालना है, जिसमें मुझे गामा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5 × 10⁻⁻4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है बच्चे 14। तो कितना आ गया हमारे पास, 5, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 चौक 20, तो 20 × 10⁻³ 1 0 से और काट दो, तो हमारे पास बचा 2 × 10⁻², और 2 × 10⁻² मतलब ये, तो 0.020 लिख दो बच्चों आंसर, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है बच्चे, आया समझ में? आया या नहीं आया? जल्दी से देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, आगे चले अपन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, इस तरीके से हम निकालेंगे। और रो वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना बच्चों, क्वेश्चन कैसा भी है हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, तो मतलब एक टेम्परेचर दे रखा है बेटा T1, जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डेंसिटी दे रखा है ρ1।
998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी प्रकार T2 टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ρ2 कितना दे रखा है बच्चों, 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालना है। वाह भाई वाह, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालना है भैया अपन को, है ना। तो क्या तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो क्या कि रो नोट माइनस रो टी डिवाइडेड बाय रो नोट और गामा डेल्टा टी। याद आया नहीं आया बच्चों, अभी भी देखो ड्राइव करा था अपन ने, ये रहा। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा निकालना अपन को, तो रो नोट तो कितना आ गया बच्चों, यही वाला पहला वाला 998 माइनस रो टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों 992 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों हमारे पास 998 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से गिवन है। इसको इसमें से माइनस करो तो 6/998 आएगा, नहीं आएगा, इंटू 20 चल रहा है। और तुम चाहो, अरे नहीं डिवाइड होगा बच्चों, 20 का डिवाइड होगा ना, तो 2 को इससे काटोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 998 इंटू 10। 998 को अगर लगभग तुम 1000 मान लो बच्चों, और 10 पहले से चल रहा है, तो 3 इंटू क्या 10 की पावर -4 लिख दूंगा क्या लमसम, बोलो हाँ पक्का बच्चा, समझ में आया। 998 को लगभग 2 ही तो कम पड़ा है, तो 1000 के आसपास लिख देंगे और इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू किस में लिख देंगे, पर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा हमारा आंसर। चलेगा बच्चों, आगे चलें अपन, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है, हिंदी में कैलोरीमिति बोलते हैं, कि अभी तक अपन ने बात करी टेम्परेचर, कैसे थर्मोमीटर काम करता है, कैसे टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इन सब की बात करी। अपन बात करेंगे बच्चों हीट। हीट मतलब एक प्रकार की एनर्जी है बच्चों। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी को भी पानी को अगर गर्म करते हैं तो एक्चुअली में उसको हीट दिया जाता है, ना कि उसको टेम्परेचर दिया जाता है। हीट देने से टेम्परेचर राइज होता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, तो हीट की ही बात अपन इसके अंदर करने वाले हैं। तो कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द हीट विच डील विद द मेजरमेंट। यूजुअल यूनिट ऑफ हीट आर कैलोरीज और किलो कैलोरीज, मतलब ये एनर्जी जो कि कैलोरीज। अब एनर्जी का फॉर्मूला तो होता था बच्चों जूल, याद है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 1 किलो कैलोरी जो है वो 418, मैं बताता हूँ बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 4184, कितनी बच्चों 4184 जूल के बराबर होती है। या फिर 1 कैलोरी में किलो का डिवाइड करता हूँ तो 4184 डिवाइडेड बाय 1000 जूल, मतलब इसको तुम सॉल्व करते हो तो 4.184 जूल, ये हमारे पास आंसर मिला है इसका, ठीक है ना बच्चों। तो 1 कैलोरी की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे, तो हमारे पास देखते हैं कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट, किसकी बात करेंगे बच्चों, स्पेसिफिक हीट। तो क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना बच्चों, क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट। मैं बता दूं बच्चों, स्पेसिफिक हीट जो है ये एक तरीके से हीट इनर्शिया है हमारे लिए। क्या है बच्चों, हीट इनर्शिया। अब हीट इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया तो मैं पता ना कि कोई भी अपनी पोजीशन में चेंज ना करे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर दे, तो वो इनर्शिया कहलाता है। अब यहाँ पर हीट इनर्शिया को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, मतलब एक ऐसी हीट जिस पर कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज ना करे। मतलब क्या है, इफ़ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज हीटेड टिल द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अगर उसको इतना हीट कर दे कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, देयर इज नो चेंज इन देयर वॉल्यूम हैंस द वर्क डन इज जीरो। मतलब अगर उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन स्टेट चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, सेम कंटेनर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है भैया, ओके। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास बर्फ़ पड़ी है बच्चों, ठीक है ना, ये बर्फ़ का कलर मान लिया मैंने, और जो कि लिक्विड में चेंज हो गया थोड़ी देर बाद। किस में चेंज हो गया बच्चे, ये बर्फ़ है, और जो कि किस में चेंज हो गया बच्चों, लिक्विड में। तो मतलब इसको टेम्परेचर दिया होगा ना अपन ने, टेम्परेचर ने हीट दी होगी। तो हीट देने के बाद इसने अपनी स्टेट को तो चेंज कर लिया है, बिल्कुल सही है। मतलब ये सॉलिड से किस में आ चुका है बच्चे, ये लिक्विड नेचर में आ चुका है, लिक्विड स्टेट में आ चुका है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम इसका है कंटेनर का वही वॉल्यूम अभी भी इसका मौजूद है। तो इस वाले केस में जो भी अपन ने हीट दी है ये एक्चुअली में छुपी हुई हीट है, इसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर तो राइज हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो वो कौन सी कहलाते हैं, स्पेसिफिक हीट। इसे अपन बोलते हैं हीट इनर्शिया। हैंस देयर इज ओनली स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड विच इज कॉन्स्टेंट। और ये स्पेसिफिक हीट हमेशा कॉन्स्टेंट होती है बच्चों, याद रख लेना। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। जहाँ पर स्पेसिफिक हीट को क्या माना जाता है बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों इसके अंदर, कांस्टेंट रहता है। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो कुछ छोटी छोटी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूलेटिव होगा, न्यूमेरिकल करने में काफ़ी
सहायता प्रदान करेगा। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड फॉर एन यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द यूनिट मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी मास को, सॉलिड के मास को डिक्रीज या इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो जो हीट मुझे अमाउंट की चाहिए वही स्पेसिफिक हीट होती है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए बच्चों। वॉल्यूम क्या रहना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट रहना चाहिए। एक्चुअली में केवल वॉल्यूम कांस्टेंट हो ये जरूरी बात नहीं है ना। तो एक्चुअली में इसकी यूनिट क्या होती है? किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर ऊपर भी किलो कैलोरी किलोग्राम ले रहा हूँ तो नीचे हज़ार का डिवाइड करके मैं कैलोरी ग्राम में चेंज कर सकता हूँ। सेकंड लाइन पढ़ो, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m, हमें बॉडी का मास दे रखा है बच्चों। मैं फॉर्मूले बताऊंगा तुम्हें जो कि तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना। ये बच्चों थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ कंटेंट तुम्हारे सामने रख दिए जो तुम्हें पता रहने चाहिए। सेकंड लाइन पढ़ो जल्दी से, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m, सही बात है, द स्पेसिफिक हीट इज s, मतलब स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों? अपन s से रिप्रेजेंट करेंगे। s दिया हुआ है। Then amount of heat needed to increase in temperature by dt is Q। मतलब क्या है कि मुझे amount of heat, अगर मुझे हीट निकालने की कितनी हीट चाहिए जिसमें टेम्परेचर राइज करना है डेल्टा टी के हिसाब से, जिसकी स्पेसिफिक हीट s है और मास m है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट m s d डेल्टा टी से याद रखोगे बच्चों। अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, m c v डेल्टा टी एम सी पी डेल्टा टी, ये तुम पढ़ोगे क्योंकि ये तुमने पढ़ चुके हो। ये तुमने शायद गौर कर लिया होगा बच्चों कि यहाँ हमने पढ़ा है। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करी मैंने। तो यहाँ पर तो मैंने तो यूनिवर्सल स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट लिया है यहाँ पर। एस स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका नाम लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्या लिखा है बच्चे मैंने? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। चलेगा? आगे चले बच्चों अपन। हाँ बच्चों आगे चले अपन, ठीक है। तो देखें बच्चों थर्ड लाइन क्या लिखी हुई, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर बच्चों देखो 1 कैलोरी को जूल में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया 4184 समथिंग, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। और इसमें 1000 का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो है बच्चों किलो कैलोरी की बात, जूल में चेंज करना, और ये 1000 का डिवाइड करते कैलोरी में चेंज करने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें तरीका याद होना चाहिए जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। द केल्विन कैन ऑल्सो बी यूज टू इंस्टीड ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड साइज ऑफ बोथ यूनिट इज सेम। सही बात है बच्चों, मैंने सेल्सियस और केल्विन की बात कर दी थी बच्चों। ये अधिकतर सेम मेजरमेंट के तरीके से यूज़ में ली जाती है, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, है ना। ये तो पहले बात करिए बच्चों सॉलिड की थी। गैस की बात करता हूँ ना, तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है या स्पेसिफिक हीट जो होता है वो वेरिएबल होता है बच्चों एक्चुअली में। अब मैंने बोला बच्चों कांस्टेंट, फिर बोल रहा हूँ वेरिएबल, नहीं बच्चों मैं रेंज ही बता रहा हूँ कि इसकी रेंज जो होता है ना 0 से इनफाइनाइट होती है स्पेसिफिक हीट, ये वेरी कर सकता है बच्चों। तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट है, सीपी और सीवी। मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तुमने अपन थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे बच्चों, तो ये चीज़ तुम्हें पता ही है। देखो बच्चों, दिस स्पेसिफिक हीट कैन बी मोलर और ग्राम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गैस। मतलब हम ये मोलर पे भी निकालेंगे और ग्राम पे भी निकालेंगे। अब डिपेंड करता है कि गैस कैसा है, इसमें मोलर के अकॉर्डिंग चलना है या फिर ग्राम के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो बच्चों 5th पॉइंट क्या दे रखा है, द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस आर डिफाइंड एज द हीट पर मोल ऑफ द गैस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मैं लाइन कौन सी पढ़ रहा था बच्चों, 5th लाइन। एक बार पढ़ के देखो, तुम्हें समझ में आ रही है क्या। 5th लाइन पढ़ने से पहले 6 वाला फॉर्मूला देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जो CP वाला जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी आई। ये एक्चुअली में कैसे आया, डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डी टी। बोलो हाँ, मतलब डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हो, या डी क्यू बराबर एन सी वी डी टी ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू बाई एन डी टी। तो यहाँ पर एन किसको बता रहा है बच्चों, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, ठीक है ना बच्चों, तो पर यूनिट मोल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल हमारे पास गिवन आ गया। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हीट गिवन पर मोल ऑफ द गैस। पर मोल ऑफ द गैस मतलब डी क्यू बाई एन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी का डिवाइड भी करना है। यही हमारे लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनता है बच्चों, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कितना है बच्चों, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के लिखा जाए, अभी बताता हूँ बच्चों कैसे लिखना घुमा फिरा के।
देखो टोटल एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कितनी होती है किसी गैस की, वो होती है बच्चों FRT/2। यहाँ पर F किसको बता रहा है बच्चों, DOF को बता रहा है। DOF मतलब होता है बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैं बताऊँ बच्चों। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, मटेरियल ले लो, अगर वो XYZ तीनों में मोशन बताता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करता है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 हो गया। अगर वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और बढ़ जाएगा, और Y के अबाउट भी रोटेट करेगा तो एक और बढ़ जाएगा, इसके अबाउट भी रोटेट कर रहा है तो एक और बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार X के साथ वाइब्रेट भी कर रहा है, Y के साथ भी वाइब्रेट कर रहा है, Z के साथ भी वाइब्रेट कर रहा है, तो 3 और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। अब अपन चेक करेंगे कि किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा रहेगा। मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ेंगे, चलो ठीक है, अभी इसको भूलो, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से याद रखना है ना, मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ अभी आगे, है ना। फिर आता R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर को बता रहा है, ठीक है ना बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो CV बराबर क्या होता है बच्चों, क्या डेल्टा Q/ΔT होता है, नहीं होता है N, और डेल्टा Q/N को मैं चेंज इन एनर्जी लिख सकता हूँ, जिससे CV का फॉर्मूला आता है ΔE/ΔT, और E का फॉर्मूला है बच्चों FRT/2, और यहाँ से T की वैल्यू रख देता हूँ। और एक्चुअली मैं अगर यहाँ पर T ही मानो तो T से T कैंसिल हो सकता है कि बच्चों यूनिट के हिसाब से। तो CV का फॉर्मूला हमारे पास नया मिल चुका है बच्चों FR/2। अब तुम बोलो सर ये तो डेल्टा T और T है, बच्चों चेंज इन टेम्परेचर ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। इसको भी डेल्टा T लिख सकते हो, तुम चाहो तो काट दो इसको। हमारे पास CV का फॉर्मूला मिल चुका है, कितना मिला बेटा F/R/2। यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम और R गैस कांस्टेंट बताता है। ये सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। फिर देखो बच्चों ये d θ लिखो चाहे इसको dq लिखो, तो हमारे पास dq का फॉर्मूला मिल चुका है NCV/dt, ठीक है ना बच्चे। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है। आगे देखें बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मतलब अब मुझे अमाउंट ऑफ हीट नीडेड निकालना है। नेक्स्ट वो किसके लिए निकालना है बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर ग्राम की, है ना, ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये पहले वाला जो निकला वो क्या निकला बच्चों, मोलर वाला निकला है। जो CP निकाला था ना हमने, वो क्या था बच्चे dQ/N/dt, तो वो मोलर वाला था। अगर मैं निकालना चाहता हूँ बच्चों ग्राम के लिए, किसके लिए निकालना चाहता हूँ बच्चों, ग्राम के लिए, तो dQ/N/dt तो रहेगा, बस इसमें मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब CV ऑफ ग्राम जो होगा वो CV ऑफ मोल के बराबर तो होता ही है, बस मोलिकुलर वेट का भी डिवाइड हो जाएगा, याद रख लेना बच्चे, ठीक है। ग्राम को मोल में चेंज करना है या मोल को ग्राम में चेंज करना, तुम्हारी इच्छा जिस तरीके से करो, ठीक है बच्चों। अगर मुझे मोलिकुलर दे रखा है, मोलर दे रखा है और ग्राम निकालना, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और ग्राम दे रखा है मोलर निकालना है तब भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और DQ क्या हो जाएगा बच्चों, NCV/dt। ये पहले वाला कौन सा था बच्चों, मोलर के लिए था। अगर ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों। मतलब इसके लिए हम, अगर ये ग्राम है और मुझे ग्राम के लिए, सॉरी ये तो क्या था बच्चों, मोलर के लिए था। अगर मेरे को यही चीज़ बच्चों किसके लिए निकालनी है, ग्राम के लिए निकालनी है, M ग्राम के लिए, तो DQ बराबर क्या जाएगा MCV, क्योंकि बच्चों पहले तो आता था N, अब यहाँ पर M आएगा क्योंकि मास की बात हो रही है, और CV किसके लिए बच्चों, ग्राम के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा DV। तो CV को मैं लिख सकता हूँ CV/2 मोल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट और DT। तो ये होता है M मास ऑफ ग्राम और मोलिकुलर वेट। काफ़ी सारे फॉर्मूले आ होंगे बच्चों तुम्हारे दिमाग में, लेकिन बच्चों इसी तरीके से सीक्वेंस याद रखना। वीडियो को बार बार देखोगे तो 100% सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 ग्राम। ये मैंने बता दिया बच्चों, इस लाइन के जो फॉर्मूला वो पहले दे रखा है। फिर आता बच्चों CP और CV में रिलेशन, ये फॉर्मूला है बच्चों। मतलब एक्चुअली में क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो CP - CV होता है। तो इस तरीके से तुम चाहो तो निकाल सकते हो। ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला CP/dt कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी। अभी तक अपन ने जो भी बात करी थी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात थी, ये पूरी बातें किसकी बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी। किसकी, सेम फॉर्मूले, कोई चेंज नहीं है। ग्राम को मोलिकुलर में कैसे चेंज करना है हमें पता होना चाहिए। ये एक्चुअली में किसके लिए बच्चों, मोलर के लिए था फॉर्मूला, ठीक है ना। चल सकते हैं अपन आगे। तो CP ऑफ मोलर कैसे निकाल सकते हो, M को CP से मल्टीप्लाई कर देना एट ग्राम, चलेगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने बताया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि कितने टाइप के वो मोशन कर रहा है। तो डिपेंडेंसी ये है बच्चों, पहले डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज
इन विच अ मोलिकुलर और एटम कैन एग्जिबिट मोशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कितने टाइप के वो मोशन एग्जिबिट कर पा रहा है, या फिर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायनामिकली स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेफिनेशन बहुत हार्ड लग रही होगी बच्चों तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें फिर बता दूं कि वो कितने टाइप के मोशन नेचर बताता है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वो फ्रीडम दिखा रहा है अपनी, कि मैं एक्स जाऊँ, वाई जाऊँ, जेड जाऊँ, एक्स के अबाउट रोटेट करूँ या वाइब्रेट करूँ, मेरी इच्छा। तो इसलिए 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रांजिशनल वाला हो गया, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। ट्रांजिशनल में बच्चों मैंने तुमको बता दिया कि एक्स वाई जेड हो गया, रोटेशनल में एक्स वाई जेड के अबाउट रोटेट होना, वाइब्रेशन मतलब एक्स वाई जेड के अबाउट वाइब्रेट करना। तो जरा देखेंगे हमारे पास कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे हैं बच्चों, हीलियम, आर्गन, निकल और आइडियल गैस जो भी है, इसके लिए वो केवल और केवल एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन नहीं करते। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया बच्चों, केवल और केवल 3। स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों तुम्हें, या मैं बड़ा करके लिखूं, इसका 3 है, इसका 0 है, 0 और इसका कितना आ गया बच्चों हमारे पास 3। फिर डाई एटोमिक, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये गैसेस जो है ये डाई एटोमिक है। तो डाई एटोमिक में लिए ट्रांजिशनल तो होगा ही होगा। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि कोई भी अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहा है तो पहले वो उस मोशन में घुसेगा, उसके बाद ही रोटेट कर पाएगा। तो देखो यहाँ पर डाई एटोमिक के लिए अपन बात करें तो वो क्या करता है बच्चों, एक्स वाई जेड में तो चल ही रहा है, ट्रांजिशनल तो चल ही रहा है, साथ में वाई और जेड के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, एक्स के अबाउट नहीं करते क्योंकि बच्चों डाई एटोमिक है। अगर ट्राई एटोमिक होता तो तीनों के अबाउट कर पाता क्या बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो अपन तो बाई एटोमिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, डाई एटोमिक का मतलब हो गया कि 2 तो वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। चाहो तो बच्चों एक एक्सिस को कांस्टेंट रख लो, लेकिन फिर भी आंसर 2 मिलेगा। तो 3 और 2 मिला के कितने मिल जाएंगे बच्चों हमारे पास 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डाई एटोमिक का 5 होता है। मोनो एटोमिक का कितना होता है बच्चों, 1 होता है। फिर बात करते हैं बच्चों ट्राई एटोमिक या फिर पॉली एटोमिक, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो ये दिख रहा है बच्चों ट्राई एटोमिक, 3 तो होगा ही होगा, दोनों में देख लो बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, देख रहा तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ रहा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ट्वाइस आ रहा मैक्सिमम, ये दिख रहा बच्चों, यहाँ पे भी ट्वाइस आ रहा मैक्सिमम। तो ये रोटेशनल एक्सिस कितना आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। और दूसरा वाइब्रेशन मोशन भी कर सकते हैं, ये दिख रहा बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन और ये वाइब्रेटरी मोशन करते हैं बच्चों अपने अकॉर्डिंगली। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 7, 3 2 2, यहाँ पे 3। अब इसमें दिख रहा बच्चों H2O और O3 भी आ रहा, O3 मतलब ट्राई एटोमिक, ये पॉली एटोमिक के अंदर 3 आ रहा, तो 3 एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों के लिए। तो इसलिए ट्रांजिशनली भी हो गया और इसमें ये 0 होगा। तो टोटल फ्रीडम कितना आ गया बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो इस तरीके से याद रखोगे बच्चों। तुम चाहो तो मैं इसको मिटा के तुम्हारे सामने क्लीन कर देता हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट लेके इस सारे डायग्राम बना लेना कि किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ठीक है बच्चे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली चीज़ें हैं सारी, गौर कर लो बच्चों एक बार अच्छे से। इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 3 है, ये 3 है, 2 है, ये 3 2 2 है, ये 3 और 3 है, ठीक है ना बच्चे, ओके। फिर आता है बच्चों CP और CV और गामा, ठीक है ना। गामा मतलब एडियाबैटिक के अंदर आया था बच्चों CP माइनस CP/CV, स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाता है बच्चों CP/CV। तो गामा इनका रेशियो निकाल सकते हैं अपन बच्चों, दिख रहा बच्चों 5/2 में 3/2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/3। ये एग्जैक्ट रेशियो है जो कि हमें पता होना चाहिए, और इनकी वैल्यू R की फॉर्म में होती है। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके हिसाब से निकलेगा बच्चों। तो सुनो ज़रा, अगर मैं CV की वैल्यू निकालता हूँ तो F/R/2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मोनो एटॉमिक की बात करें तो कितना आया था बच्चे 3/2 × R, आया नहीं आया बच्चे समझ में। और कांस्टेंट प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर के अंदर 5/2 × R हो जाता है बच्चों। ये मैंने जो चीज़ बताई थी ना तुम्हें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3 आ रहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्रेशर पे बच्चों चेंज हो जाता है, 2 ज़्यादा करके लिखोगे तुम कांस्टेंट प्रेशर पे, बस ये याद रखना। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना है, अगर 3 है तो कांस्टेंट प्रेशर पर बच्चों वो 2 बढ़ जाएगा, ये याद रख लोगे बच्चों इस तरीके से। जैसे 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, ये ट्रिक है याद रखने की, 6 से 8 हो गया, ठीक है ना। और तुम इनका रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, CV वाला FR/2, ये देखो यहाँ पर निकाला था ना अपन ने बच्चों FR/2, ये देखो। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म होता है। क्वेश्चन देखो बच्चों हमारे सामने स्क्रीन पर, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, क्या दे रखा बच्चों क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब वही del Q निकालना अपन को, या DQ बोल दो, टू राइज इन टेम्परेचर टू सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ R1 और R2 रेडियस थ्रू 1 केल्विन। अच्छा, तो बच्चों DQ का फॉर्मूला क्या आता था, MSDT, बोलो हाँ, स्पेसिफिक हीट के लिए था ना बच्चे। तो जिसमें तो मुझे मास नहीं दे रखा, रेडियस दे रखा, तो मास बराबर क्या होता है बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम होता ही नहीं होता, बोलो हाँ,
तो मास की अगर मैं बात करूँगा तो रो तो वही रहेगा जो है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना बच्चे। तो आओ अगर मैं dQ1 और dQ2 का रेशियो निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ये बोला ना, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस थ्रू द, तो इनका रेशियो कितना होगा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड का रेशियो कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों MSDT, क्योंकि टेम्परेचर बच्चों 1 केल्विन ही है, M1 लिख देता हूँ इसको, M2SDT, तो ये DTS तो कट जाएगा, M1 की वैल्यू रो इंटू V1 और रो इंटू V2 कट गया, और रो की वैल्यू 4/3 पाई R1 का क्यूब और 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये भी कट गया पूरा। तो R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 1.5 ऑफ R2, और नीचे क्या चल रहा है बच्चे R2, देखो अच्छे से, ठीक है ना। R2 से R2 कैंसिल, इसका क्यूब निकालना है, तो 1.5 में से 10 हो जाएगा, नीचे इसका क्यूब करना है, तो काटो 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, आंसर आएगा 27/8। तो आंसर कहाँ है बच्चे, ये रहा ऑप्शन ए सही आंसर है बच्चों 27/8, याद रख लोगे बच्चों इसको। इससे अगला क्वेश्चन पे चले अपन बच्चों, कौन सी चीज़ कब कटती है तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ओहो, थर्मल कैपेसिटी निकालना बच्चों अपन को, तो कैलोरी में ही बच्चों जूल में निकालना पड़ रहा है, तो काम आएगा बच्चों हमारे पास थर्मल कैपेसिटी को किस तरीके से अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना भैया। ओके बच्चों, तो देखो जरा थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला तुम याद रखोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों MS, M मतलब मास ऑफ एल्यूमिनियम ले लो और स्पेसिफिक हीट ले लिया है ना, तो मास कितना बच्चों 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 0.2 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन, तो 40 इंटू 0.2, और अगर जूल में चेंज करना तो 4.184 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो आ गया, जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.1 से कर दो बच्चों डायरेक्ट, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा आंसर। तो हमारा आंसर ये मान ले बच्चों 33.6, क्योंकि तुम पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर ये आ जाएगा D। चलेगा बच्चों, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। तो यहाँ से अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।